मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, जैसा कि हमने इससे पहले जो आपको अध्ययन करा रहा था, पठन लेखन का अर्थ, महत्व एवं उपयोगिता, इसके बारे में हमने आपको भाषा का अर्थ के बारे में, भाषा की प्रकृति के बारे में, भाषा का महत्व के बारे में एवं भाषा के विभिन्न रूप, सामान्य विशेषताएं भाषा की व भाषा के कार्य के बारे में हमने आपको अध्ययन कराया। आज हम बात करते हैं भाषा के कार्य के बारे में। भाषा के कार्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो छात्रों को भाषा ज्ञान कराने के लिए जो हम योजनाओं पर विशेष ध्यान रखना चाहिए छात्रों के मस्तिष्क में तथ्यों और विषयों के बारे में एक बिंब बनकर ही हम सीख सकते हैं। इससे शिक्षण सरल, सशक्त और प्रभावशाली बन सकता है। भाषा सीखते समय बालक के मस्तिष्क में कुछ ऐसा बिंब बनता है, कुछ ऐसा नए नए उनके अंदर मतलब विचार उत्पन्न होता है, जिसको हम 4 प्रकार के होते हैं। उनका वर्णन करने से पूर्व हमें जो हमारे मस्तिष्क में जो बिंब बनते हैं उनका अर्थ क्या होता है उसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। बिंब से अर्थ जो होता है उसका अर्थ क्या है? भाषा सीखने की क्रिया में बालक के मस्तिष्क में 4 प्रकार के बिंबों का निर्माण होता है। पहला है दृश्य बिंब, दूसरा है श्रुति बिंब, तीसरा है विचार बिंब और चौथा आपका है भाव बिंब। अब हम दृश्य बिंब के बारे में बात कर लेते हैं। दृश्य बिंब बालक के मस्तिष्क में सर्वप्रथम दृश्य बिंब का निर्माण होता है, क्योंकि जैसे जैसे बालक का शारीरिक विकास होता है वैसे वैसे वह आसपास की वस्तुओं एवं वातावरण को देखता है। इसी क्रिया की पुनरावृत्ति द्वारा बालक के मस्तिष्क में उस वस्तु का चित्र बन जाता है। परिवर्तित परिस्थितियों की हम बात करते हैं तो परिवर्तित परिस्थितियों में जब बालक को पुनः वह दृश्य दिखाया जाता है तो वह उसको अच्छी तरह से पहचान लेता है। यह बिंब दृश्य बिंब या इसको हम दृष्टि बिंब कहते हैं। जैसे बालक को या बालक ने एक गाय को देखा है तो उसके बालक की क्या है कि उसके मस्तिष्क में क्या है कि उस गाय का चित्र बन दिखाई देने लगता है। उसका एक बिंब बालक के मस्तिष्क में बार बार आने लगता है और वह बार बार देखने से वही बिंब जो है पुष्ट हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर बालक को वर्ण ज्ञान इसी प्रकार अर्थात वर्ण से संबंधित हम चित्र दिखा करके उनको हम ज्ञान करा सकते हैं, उनको हम ज्ञान का अर्जन करा सकते हैं। अब बात आती है श्रुति बिंब के। श्रुति बिंब जब किसी वस्तु, व्यक्ति, पशु, पक्षी को बालक देखता है तब परिवार के सदस्य या अन्य व्यक्ति देखते ही उसका नाम बोलते हैं। हम लोग देखते हैं, करते भी हैं घर में, परिवार में।
जैसे जैसे जब जब बालक के सामने वह दृश्य, व्यक्ति या वह वस्तु आते हैं तो तब तक परिजन उसका नाम लेते हैं। बालक उस दृश्य, वस्तु और ध्वनि में संबंध बना लेता है और धीरे धीरे अभ्यास से उस वस्तु के लिए प्रयुक्त ध्वनि का प्रयोग करने लगता है बालक। जैसे बार बार गाय देखने का दृश्य उसके मस्तिष्क में उस एक बिंब की तरह, एक चित्र की तरह बन रहा था, और गाय देखने के मात्र परिवार वाले उसका क्या, उस जानवर का उसको गाय गाय करके पुकारने लगते हैं। तो इसी प्रकार बालक के मस्तिष्क में गाय के साथ साथ गाय शब्द का भी बिंब बनने लगता है और वह फिर गाय को देखते ही गाय पुकारने लगता है, या अन्य किसी जानवर को देखने से जो कि उसके घर परिवार के लोग उसका बोलते हैं, उसी प्रकार उस जानवर का भी नाम बच्चे बार बार बोलने लगते हैं। अब बात आती है विचार बिंब की। विचार बिंब किसी वस्तु या दृश्य को देखने से दृष्टि बिंब और उसका नाम सुनने से बने श्रुति बिंब, ये दोनों मिलकर बालक के उस मस्तिष्क या दृश्य का प्रत्यय बना लेते हैं। अभ्यास द्वारा यह प्रत्यय दृढ़ हो जाता है। जब बालक वस्तु या दृश्य की अनुपस्थिति में विचार करता है तो यह विचार बिंब है। वस्तु की अनुपस्थिति में प्रत्यक्षीकरण की मानसिक क्रिया से विचार बिंबों का निर्माण होता है। अब हम चौथी बात करते हैं भाव बिंब की। भाव बिंब में विचार बिंब एक मानसिक क्रिया होती है। इसमें भाव बिंब में व्यक्ति के हृदय का सहयोग होता है। विचार बिंब की बाद की उच्च स्थिति की भाव होती है। किसी वस्तु या दृश्य की अच्छाई, उसकी बुराई के बारे में, उसको गुण के बारे में, अवगुण के बारे में विचार से बालक का विचार बिंबों का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं कि हमने जो है अभी तक जो भी अध्ययन किया है उसी के आधार पर अब हम भाषा के आधार के बारे में हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं भाषा का आधार। भाषा की परिभाषा देते समय बताया जा चुका है कि मानव विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है, जो विश्लेषण और अध्ययन योग्य मुख से निकलती हुई ध्वनियों द्वारा व्यक्त होती है। इनमें हम दो बातें स्पष्ट हो जाती है। इनमें हम दो बातों को स्पष्ट करते हैं। पहला है, भाषा से मनुष्य विचारों को प्रकट करता है। भाषा से मनुष्य विचारों को प्रकट करता है। दूसरा है, भाषा मुख से निकली उन ध्वनियों की समष्टि है जिनका विश्लेषण एवं अध्ययन हो सकता है या हो सके। अर्थात भाषा के लिए पहले मस्तिष्क में विचार उठते हैं, फिर उन्हें मुख में ध्वनियों के उच्चारण द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः
मानव जिस रूप में भाषा का प्रयोग करता है उसे देखने से भाषा के दो आधार प्रतीत होते हैं। पहला क्या है? मानसिक आधार की हम बात कर लेते हैं। मानसिक आधार में भाषा का प्राण या उसकी आत्मा मानसिक आधार है। इसी के आधार पर भाषा का जन्म हुआ। बिना मानसिक आधार के भावों का अस्तित्व नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने भावों, विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा को स्वीकार करता है। इसी तरह भाषा एवं विचारों का अटूट संबंध है। अब हम बात करते हैं भौतिक आधार का। पहला क्या था? मानसिक आधार। दूसरा क्या है? भौतिक आधार। भौतिक आधार में ध्वनि का उत्पन्न होना तथा सुनाई पड़ना एक भौतिक व्यापार है, जिसमें वायु, श्वास, मुख, तालु, जिह्वा, नासिका तथा भौतिक की जो आवश्यकता पड़ती है, भौतिक साधनों की जो आवश्यकता पड़ती है, इसके बिना शब्द बिंबों को ध्वनि संकेतों या शब्दों का तथा ध्वनि संकेतों या शब्दों की ध्वनि बिंबों को की रूप में मिलना असंभव है। इन्हीं से जो ध्वनि संकेत, जिसको हम स्वर और व्यंजन उत्पन्न होते हैं, तथा वक्ता का ध्यान और श्रोता का श्रवण, यह भाषा का भौतिक आधार है। इसका संबंध भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों एवं शब्दों से है। अब हम बात करते हैं भाषा सीखना और भाषा से सीखना। भाषा सीखना और भाषा से सीखना। तो भाषा सीखने के लिए अनेक कारकों का होना अति आवश्यक है, जैसे आपका रुचि, योग्यता, लगन, अभ्यास एवं धैर्य आदि। इन कारकों का एक साथ स्वीकरण करने से भाषा पर जो स्किल होती है वह अवश्य ही प्राप्त हो सकती है। अब दूसरी बात है, भाषा का शिक्षण एक महान कार्य है, अतः निरंतर परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता होती है। संस्कृत शिक्षण भी एक भाषा शिक्षण है, अतः इसके लिए भी विशेष रूप से परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता होती है। अब शिक्षण विधियों में अगर हम शिक्षण विधियों के इतिहास को देखें तो पता चलता है कि सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि का जन्मदाता माने जाते हैं। तो प्रश्न विधि सुकरात ने अपने शिक्षण में ही शुरुआत की थी। उनके शिष्य प्लेटो ने संवाद विधि को अपनाया और अरस्तु ने आगमन निगमन विधि को। इसी के अनुसार आप पाश्चात्य की बात के हेगल ने तर्क विधि आदि का आश्रय लिया।
शिक्षण में। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे विभिन्न शिक्षा जो शास्त्री थे उनके अनुसार विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग समय समय पर किया गया, लेकिन हम किसी एक विधि को पूर्णतः अच्छी और अन्य को गौण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विषय वस्तु और परिस्थिति के अनुसार ये विधियां परिवर्तन करते रहना चाहिए। सभी विषयों की समन्वित रूप से प्रयोग करने को समवाय विधि कहा जाता है। अब हम आपको भाषा सीखने की प्रक्रिया के बारे में बता दें। भाषा को अनुकरण द्वारा सीखा जाता है, अर्थात बच्चा जन्म के कुछ समय पश्चात अनुकरण करके भावों को भाषा के माध्यम से प्रकट करता है। भाषा को अभ्यास तथा प्रशिक्षण द्वारा सीखते हैं। भाषा को सीखने में ध्वनि संकेतों को सुना तथा पहचाना जाता है। भाषा के सीखने में बोलने, लिखने, पढ़ने तथा सुनने की क्रियाएं करनी होती हैं, जिन्हें हम स्किल कहते हैं या कौशल कहते हैं। लास्ट में भाषा की शक्ति एवं क्षमताओं का विकास क्रमानुसार होता है। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको भाषा कौशल का विकास के बारे में अध्ययन कराएंगे। थैंक यू।